प्रिय विद्यार्थियों, शिव शक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। जीवों में जनन अध्याय 1, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को कहते हैं। तो इसमें सी सही है, क्लोन, और इसकी व्याख्या भी की गई है। आकारिकी व आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन संरचना है। तो इसमें उत्तर सही आएगा बी, कोनिडिया। पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन संरचना केनिडिया है। द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। प्रारूपिक उदाहरण क्या है? उपयोग सभी। प्राणियों में केंचुए, स्पंज, टेप वर्म, जोंक आदि द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। बाह्य निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है ए व बी दोनों में। बाह्य निषेचन फर्टिलाइजेशन बोनी फिश एवं मेंढक में होता है। पपीता व खजूर उदाहरण हैं ए व बी दोनों। एक लिंगाश्री और विषम थैलीसियस। पपीता व खजूर एक लिंगाश्री विषम थैलीसी के उदाहरण हैं। उभयलिंगीय श्री व समथैलेसी के उदाहरण हैं। इसमें डी, ए व बी दोनों। कुकुरबिटा एवं नारियल वृक्ष उभयलिंग श्री व समथैलेसी के उदाहरण हैं। ओफिओग्लोसम पादप में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1260। ओफिओग्लोसम पादप में गुणसूत्रों की संख्या 1260 होती है। कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की स्थापना करते हैं, उसे कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की स्थापना करते हैं, उसे कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। पुष्पीय पादपों में कायिक प्रावस्था की समाप्ति का सूचक किसे माना जा सकता है? पुष्पन। पुष्पीय पादपों में कायिक प्रावस्था की समाप्ति का सूचक पुष्पन को माना जा सकता है। विषमयुग्मजी पादप है। सी, कारा। विषमयुग्मी पादप कारा है। पादप कारा। कवकों व शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि को बचाने वाली आवरण किस तरह के जनन में बनती है? लैंगिक जनन में। कवकों व शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि को बचाने वाली आवरण लैंगिक जनन तरह के जनन में बनती है। जेम्यूल अलैंगिक संरचना पाई जाती है स्पंज में। स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन संरचना जेल्यूम कहलाती है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वाटर हाइथिंग जलकुंभी। बंगाल का आतंक वाटर हाइथिंग जलकुंभी को कहा जाता है। शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि
इसमें उत्तर ए सही है। संतति में जनक के डीएनए के समान प्रतिलिपि नहीं होती है। संतति में जनक के डीएनए के समान प्रतिलिपि नहीं होती है। शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संतति में जनक के डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती है। नीचे बाह्य निषेचन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो इसमें बी 1 और 3 सही होगा। नर व मादा युग्म एक साथ बनते हैं, वे एक साथ मुक्त होते हैं। और तीसरा, बाह्य निषेचन प्रदर्शित करने वाले अधिकांश जीवों में जल बाह्य माध्यम होता है। ये दो इसमें सही है। तथ्य पर आधार, अमीबा व जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जनन का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। सी, जनन का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। अमीबा व जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। मौसमी प्रजनक है छिपकली। मौसमी प्रजनक छिपकली है। स्तंभ ए और बी को सम्मिलित कीजिए। पत्थर चट्टा पर्णकलिकाएं अगेव के अंदर बुलविल और आलू के अंदर आंख, वाटर हाइसंथ के अंदर परकंद और अदरक के अंदर भूस्त्रिका। निम्नलिखित प्रजनन की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लिखिए। इसके अंदर ये ए सही है। इसमें सबसे पहले युग्मक जनन के बाद में परागकण, फिर निषेचन और फिर वर्णोदक, ये आएंगे। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री कोशिका मिसोसाइट। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री कोशिका में होता है। बहुत उदाहरण है इसमें मानव और फ्यूक्स। द्विलिंगी पुष्प छोटे क्वेश्चन। बहुत सी फंजाई और पादपों में द्विलिंगी और एकलिंगी स्थिति को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? बहुत सी फंजाई तथा पादों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्री और समथैलेसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि एकलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एकलिंगाश्री तथा विषमथैलेसी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। होमोथैलिक, समथैलेसी। निम्न श्रेणी के लैंगिक जनन करने वाले प्राणी युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं। इन युग्मकों में संरचना व आकार के आधार पर भिन्नता नहीं पाई जाती है। उदाहरण म्यूकर। हिट्रोथैलिक, विषमथैलेसी। उच्च श्रेणी के जीवों पर जीव नर व मादा में विभेदिक होते हैं। इनसे बनने वाले युग्मकों में आकार व संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे जीवों को हिट्रोथैलिक जीव कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प। जब एक ही पुष्प में नर व मादा जन्नांग उपस्थित हो तब ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। सरसों, धतूरा, शकरकंद आदि। एकलिंगी पुष्प। जब एक पुष्प में नर या मादा जन्नांग उपस्थित हो, अर्थात एक ही जन्नांग उपस्थित हो, तब ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का,
नारियल, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य, खीरा, ककड़ी। उभयलिंगी लिंगाश्रयी पादप यानी द्विलिंगी। नर जब नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित हो तब ऐसे पादप उभय लिंगाश्रयी पादप कहलाता है। मक्का, नारियल, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य। कारा शैवाल, इस शैवाल में नर जन्नांग पुधानी तथा मादा जन्नांग स्त्रीधानी एक ही पादप पर पाए जाते हैं। एक लिंगाश्रयी पादप जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर उपस्थित हो तब ऐसे पादप एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं। जैसे पपीता, खजूर, मोरकेंसिया को लिवरवर्ट भी कहते हैं, जो कि एक ब्रायोफाइट है। मार्कसिया में जब पादप पर नर जन्नांग पुधानीधर तथा मादा पादप पर मादा जन्नांग स्त्रीधानीधर पाया जाता है, अर्थात इसमें नर व मादा पादप अलग अलग होते हैं। सभी उस श्रेणी के प्राणी एकलिंगी होते हैं जैसे कॉकरोच। निम्न श्रेणी के कुछ प्राणी द्विलिंगी होते हैं जैसे केंचुआ, जोक, फीताकृमि, स्पंज। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्लोन क्यों कहा जा सकता है? कारण दीजिए। ये 2015 और 2012 बोर्ड के अंदर आया हुआ है। किसी जनन से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न संतति को अकार्यकारी व आनुवांशिकी रूप से जनक के समान होती है, उसे क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति न केवल एक दूसरे से बल्कि अपने जनक से ही आकारिकी में समानता रखती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से भी अपने जनक के समान होती है। एक लिंगाश्रयी तथा उभय लिंगाश्रयी पादप क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी ये जो अभी किताबें चल रही है वो 2014-15, 13-14-15 के अंदर चलती थी। अब उसके बाद में नया कोर्स आया, फिर ये पुराना वाला कोर्स वापस दे दिया। तो उस टाइम में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो एक लिंगाश्रयी तथा उभय लिंगाश्रयी पादप क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना। तो ये एक ही सारणी बना दी गई है, इसमें एक लिंगाश्रयी और इधर उभय लिंगाश्रयी। ऐसे पादप जैसे नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर लगे होते हैं, उसे एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जैसे नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर लगे रहते हैं, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। इसका उदाहरण पपीता, खजूर है। इसका उदाहरण कुकुरबिटेसी नारियल। अंड प्रजक की तुलना में सजीव प्रजक प्राणियों के शिशु की उत्तरजीविका के अवसर क्यों बढ़ जाते हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी 2014 के बोर्ड में आया हुआ है। अंड प्रजक की तुलना में सजीव प्रजक प्राणियों के शिशु की उत्तरजीविता के अवसर इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि सजीव प्रजक प्राणियों में संतति का भ्रूणीय विकास मादा शरीर के भीतर होता है और सजीव प्रजक प्राणियों में पैतृक संरक्षण होता है, अर्थात ये अपनी संतानों की देखभाल व संरक्षण भी अधिक कुशलता से करते हैं। मानव में यौवन आरंभ के पश्चात होने वाली लैंगिक जनन की 4 जनन घटनाओं के नाम लीजिए। ये भी 2014 के अंदर आया हुआ है। मानव में यौवन आरंभ के पश्चात होने वाली लैंगिक जनन की 4 जनन घटनाएं निम्न: युग्मक जनन, युग्म स्थानांतरण, निषेचन और भ्रूणोद्भव। अंड प्रजक एवं सजीव प्रजक जंतुओं में अंतर बताइए। ये भी 2013 के अंदर बोर्ड में आया गया है। समथैलेसी और विषमथैलेसी। अंड प्रजक और सजीव प्रजक, एक समथैलेसी और एक विषमथैलेसी। पादपों में अंतर। तो अंड प्रजक और सजीव प्रजक, ऐसे प्राणियों द्वारा अंडे दिए जाते हैं। ऐसे प्राणियों द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है, सीधा शिशु मादा द्वारा। ऐसे प्राणियों भ्रूण का विकास मादा शरीर से बाहर अंडे में होता है। मतलब भ्रूण का विकास बाहर, मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है अंडे में। और इसका विकास मादा शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण मेंढक, सरीसृप और पक्षी जो अंडे देते हैं। और इसका है
स्तनधारी मनुष्य, अथवा समथैलेसी पादप और विषमथैलेसी पादप के अंदर अंतर। जब एक पादप में नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है तो इसे स्थिति को समथैलेसी कहते हैं, और जब नर व मादा जनन रचनाएं अलग अलग पादपों पर पाई जाती है तो ऐसी स्थिति को विषमथैलेसी कहते हैं। अधिकांश फंजाई व पादपों में द्विलिंगी या उभयलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकलिंगी व एकलिंगाश्रयी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए विषमथैलेसी से उल्लेखित किया जाता है। बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में कोई 4 अंतर लिखिए। ये 2011 में भी आया गया है बोर्ड में, और 2013 के बोर्ड में भी पूछा गया है। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। कायिक जनन अलैंगिक जनन ही होता है, समझाइए। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर सारणी के द्वारा यह समझाएगा। इस प्रकार के निषेचन में युग्मक संलयन बाह्य माध्यम से होता है, और इस प्रकार के निषेचन में युग्मक संलयन आंतरिक माध्यम से होता है। तो आंतरिक निषेचन में आंतरिक माध्यम से और बाह्य निषेचन में बाह्य माध्यम से। इसके अंतर्गत दोनों प्रकार के युग्मक माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं। इसमें केवल नर युग्मक के ही माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। बाह्य निषेचन में विकसित हुई नवीन संततियां असुरक्षित होती है, क्योंकि उन्हें भक्षकों द्वारा चोट और इन्हें आंतरिक माध्यम से निषेचन होने के कारण प्राणी अपने प्रारंभिक काल में सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार हम आपको अब अगला पाठ हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये शिव शक्ति चैनल है, इसको आप सब सब्सक्राइब करना, और इसमें सभी प्रकार के मॉडल पेपर और जो बोर्ड के हो गए हैं वो पेपर भी मिलते रहेंगे।